नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब संसद के बाहर किसान खोलेंगे मोर्चा। टिकैत बोले देश में है अघोषित आपातकाल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने फिर कसा मोदी सरकार पर तंज, कहा सच कभी खामोश नहीं रह सकता। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बोली प्रियंका गांधी, कार्यकर्ताओं की राय होगी सबसे महत्वपूर्ण। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अब संसद के बाहर किसान खोलेंगे मोर्चा। टिकैत बोले देश में है अघोषित आपातकाल। जी हां दोस्तों, पिछले 7 महीने से भी अधिक समय से देश भर से आए किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर प्रतिदिन 200 किसानों का एक समूह प्रदर्शन करेगा। वहीं हरियाणा के जिंद में महिला किसानों के धरने को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है और इस देश की जनता को जागना चाहिए। रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मानसून सत्र शुरू होने से दो पहले सदन के अंदर कानूनों का विरोध करने के लिए सभी विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी पत्र दिया जाएगा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हम विपक्षी सांसदों से भी 17 जुलाई को सदन के अंदर हर दिन इस मुद्दे को उठाने के लिए कहेंगे और किसान संसद के बाहर बैठेंगे। हम विपक्षी सांसदों से कहेंगे कि सदन से वॉकआउट कर केंद्र को लाभ न पहुंचाएं। जब तक सरकार इस मुद्दे का समाधान नहीं करती तब तक सत्र को नहीं चलने दें। बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि जब तक वे हमारी मांगे को नहीं सुनेंगे हम संसद के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक किसान संगठन के 5 लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ले जाया जाएगा। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा किसान संगठनों ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 8 जुलाई को देशव्यापी विरोध का भी आह्वान किया। किसान संगठनों ने लोगों से 8 जुलाई को अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा करने की अपील की है। इसके अलावा महिलाओं से भी गैस सिलेंडर को सड़कों पर लाने और विरोध का हिस्सा बनने का आह्वान किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भले ही केंद्र किसानों से बात कर ले, लेकिन उन्हें कॉरपोरेट चला रहे हैं। हमने पहले भी कहा है कि जब भी सरकार तैयार होगी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कृषि मंत्री यह कहकर इसे शर्त क्यों बना रहे हैं कि वे कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर कसा मोदी सरकार पर तंज, कहा सच कभी खामोश नहीं रह सकता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल सौदे को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। वो लगातार इस मामले में ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार को अपने ट्वीट में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें राफेल डील, मोदी सरकार और अंबानी का नाम लिया गया है। ये वीडियो एक टीवी चैनल का है, जिसको शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि सच कभी भी खामोश नहीं रह सकता, मीडिया के विपरीत #राफेल घोटाला। इससे पहले भी राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोल के जरिए लोगों से पूछा था आखिर जेपीसी जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ये ट्वीट फ्रांस के द्वारा 59,000 करोड़ रुपए के इस सौदे में कथित घोटाले की न्यायिक जांच के आदेश देने के बाद आया है। फ्रांस की सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जज की भी नियुक्ति की है। इसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि दस्तावेजों से पता चलता है कि बिचौलियों को करोड़ों रुपए मिले हैं। पार्टी लगातार इस मसले पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही है। वैसे आपको बता दें कि राफेल डील को लेकर केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा जैसे नेता भी सवाल कर रहे हैं। दरअसल सवाल पुरानी डील और नई डील को लेकर है। केंद्र की मोदी सरकार ने फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट एविएशन से 36 राफेल विमान खरीदने के लिए 23 सितंबर 2016 को 59,000 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, जिस पर कांग्रेस का आरोप है कि इस सौदे में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। मोदी सरकार ने अपने मित्रों को इस डील से फायदा उठाया है और इसकी जांच होनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बोली प्रियंका गांधी, कार्यकर्ताओं की राय होगी महत्वपूर्ण। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मथुरा में ब्लॉक, जिला, शहर, प्रदेश प्रभारी और जिलों से संबंधित प्रदेश पदाधिकारियों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन और आम कार्यकर्ताओं की राय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। वाड्रा ने रविवार को कहा कि कांग्रेसी हर तरह से मजबूती के साथ जनता के लिए खड़े होकर उनकी पीड़ा व दर्द को साझा करें। इसके लिए संगठन निर्माण का काम सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मजबूती के साथ महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में लगातार हो रहे इजाफे के विरुद्ध भाजपा सरकार के खिलाफ मुखरता के साथ आंदोलित रहे। बढ़ती महंगाई, खेती, किसानी के सवाल पर आयोजित होने वाले आंदोलन में सक्रिय भूमिका निर्वहित करना समय की मांग है। भाजपा की केंद्र व राज्य की सरकार की जनविरोधी नीतियों का पर्दाफाश करना है। महंगाई से हर तरफ जनता त्राही त्राही कर रही है। बेरोजगार युवा नौकरी के लिए आंदोलित है। सरकारी नौकरियां भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ रही है। नौकरियों के लिए चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव ने प्रशिक्षण शिविर में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन की राय सबसे महत्वपूर्ण होगी, कार्यकर्ताओं की राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। मजबूत संगठन की दिशा में सतत प्रयास सफलता का महत्वपूर्ण बिंदु है। संगठन सर्जन अभियान से बूथ निर्माण की दिशा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस पर कांग्रेस जनों द्वारा लगातार सक्रिय होकर काम करने के अच्छे परिणाम आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि बूथ निर्माण के साथ सोशल मीडिया पर सक्रियता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस पर सक्रियता बनाए रखने के साथ उसका बेहतर उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सबको रीढ़ बनकर संगठन को मजबूत करना है। कार्यकर्ताओं की भूमिका हर स्तर पर महत्वपूर्ण होती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राजनीतिक लाभ के लिए धर्मांतरण को मुद्दा बना रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा चुनावी लाभ के लिए धर्मांतरण को मुद्दा बना रही है। अगर ऐसा कहीं कुछ है तो आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, पर पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की सोच संकीर्ण है। आरएसएस के बिना भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान के हिंदू मुस्लिम दोनों का डीएनए एक है। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। संघ और भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। मायावती ने कहा कि मोहन भागवत देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर कोस रहे हैं। ये सच नहीं है। सच ये है कि भाजपा की सरकारों की वजह से जातिवाद, राजनीतिक द्वेष और सांप्रदायिक हिंसा से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा यूपी में आज अफरा तफरी का माहौल है। बसपा हमेशा से ही भाजपा व आरएसएस की नीतियों का विरोध करती रही है। भाजपा सरकारें आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संघ प्रमुख मोहन भागवत को दिग्विजय सिंह की नसीहत, पीएम सीएम को समझाएं कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है, नफरत को दूर करना आसान नहीं। जी हां दोस्तों, संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक होने वाले बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें नसीहत दी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कहना है कि यह बात उन्हें पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों, बजरंग दल और वीएचपी संघ प्रचारकों को भी समझाने की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मोहन भागवत ये विचार उन सभी को भी देंगे। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। अगर मोहन भागवत इन अपने शिष्यों से कराएंगे तो वह भी उनके प्रशंसक बन जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि संघ ने हिंदू मुसलमान के बीच में इतनी नफरत भर दी है कि उसे दूर करना आसान नहीं है। कांग्रेस ने सीनियर नेता ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर संघ द्वारा बौद्धिक प्रशिक्षणों में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का बीज बोया गया है वह निकालना आसान नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वह अपनी कई बातों पर अगर संघ प्रमुख पूरी तरह से ईमानदार हैं तो बीजेपी में वह सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया है उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का निर्देश दें। इसकी शुरुआत पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ से की जाए। दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत पर तंज कसते हुए कहा कि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि संघ प्रमुख ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने संघ प्रमुख की उस बात का समर्थन किया कि हम सभी पहले भारतीय हैं। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये बात पहले उन्हें अपने शिष्यों को समझानी होगी जो कई बार उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह दे चुके हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोवैक्सीन के निर्यात के सौदे में हुए भ्रष्टाचार पर जवाब दे पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ब्राजील की ओर से कोवैक्सीन के आयात को निलंबित किए जाने का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि सरकार की हिस्सेदारी वाले इस टीके से संबंधित सौदे में अनियमितता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को जवाब देना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह सवाल भी किया कि जब टीकों की निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई थी तो फिर भारत बायोटेक से जुड़े इस सौदे को जारी रखने की अनुमति कैसे दी गई। गौरतलब है कि भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें खरीदने पर सहमत हुई। ब्राजील की सरकार ने समझौते में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद गत बुधवार को इस करार को निलंबित करने की घोषणा कर दी। इसके बाद भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा कि उसे अभी ब्राजील से टीका के लिए अग्रिम भुगतान नहीं हुआ है। हैदराबाद की दवा निर्माता कंपनी ने कहा कि कंपनी ने करार, नियामक मंजूरियों और आपूर्तियों के लिहाज से ब्राजील में भी उन्हीं नियमों का पालन किया जिनका उसने दुनिया के अन्य देशों में कोवैक्सीन की सफल आपूर्ति के लिए किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने संवाददाताओं से कहा, भारत बायोटेक एक निजी कंपनी है और इसने आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन का निर्माण किया था। आईसीएमआर के साथ इस कंपनी की साझेदारी की वजह से सरकार की भी भूमिका है, इसमें आम लोगों का पैसा लगा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे आप नेता संजय सिंह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट ऑफिस से मुलाकात की। दोनों के बीच बैठक जारी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह अखिलेश
अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन की बधाई देने वहां पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं की इस बैठक को अहम माना जा रहा है और साथ ही कई कयास लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी सक्रियता बढ़ाने में लगातार जुटी हुई है। किसान आंदोलन से लेकर राम मंदिर के मसले पर आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। हाल ही में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, चुनाव आते ही अंबेडकर जी और राष्ट्रपति जी दोनों भाजपा को याद आ गए, लेकिन श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास में राष्ट्रपति जी क्यों नहीं याद आए। बता दें कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी हैं, वह काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मन बना चुकी है। हाल ही में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर ने यूपी प्रभारी संजय सिंह से उनके लखनऊ स्थित आवास पर तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रांस में भारत के साथ राफेल जेट डील की होगी जांच, जज की नियुक्ति के आदेश। जी हां दोस्तों, फ्रांस ने भारत के साथ वर्ष 2016 में हुए अरबों डॉलर के विवादित राफेल फाइटर जेट डील की जांच के आदेश दिए हैं। देश के नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। इसके लिए एक जज की नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। करीब 9.3 अरब डॉलर के इस समझौते के तहत भारत को 36 फाइटर जेट दिया जाना है। यह समझौता भारत सरकार और फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी दसॉल्ट के बीच हुआ था और इसमें लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में इन आरोपों में कोई दम नहीं पाया था। इससे पहले नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स ने राफेल सौदे की जांच करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद फ्रांसीसी खोजी वेबसाइट मीडियापार्ट ने उस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने कहा कि फ्रांसीसी जांच एजेंसी राफेल डील को लेकर जारी संदेहों को दबाना चाहती है। इससे पहले अप्रैल महीने में मीडियापार्ट ने दावा किया था कि राफेल डील में मदद करने वाले लोगों को छिपाकर करोड़ों रुपए दलाली दिया गया। मीडियापार्ट ने कहा कि इस दलाली में से कुछ हिस्सा घूस के रूप में भारतीय अधिकारियों को दिया गया। दसॉल्ट ने इन आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि राफेल डील में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। भारत में भी केंद्र की मोदी सरकार ने इस सौदे में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का लगातार खंडन किया है। इन खबरों के बाद फ्रांस के एनजीओ शेरपा ने भ्रष्टाचार के संबंध में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद फ्रांसीसी जज ने अब राफेल डील की जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरी डील में अनिल अंबानी की नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस विवादों के घेरे में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार रिलायंस के साथ हुई इस डील को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल ने राफेल डील में भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। फ्रांसीसी कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से राफेल का जिन्न बाहर आ गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, ट्वीट कर कहा, माइंड द गैप। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीनेशन रेट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक ग्राफ को ट्वीट कर बताया कि महामारी की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए भारत की वास्तविक कोविड-19 वैक्सीनेशन रेट केंद्र सरकार के टारगेट रेट से 27% कम है। साथ ही राहुल ने ट्वीट के कैप्शन में लिखा कि माइंड द गैप, वैक्सीन कहां है। वैक्सीन के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। देश में टीके की खुराक की कमी को समाप्त करने के लिए राहुल गांधी ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है। एक दिन पहले शुक्रवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर वैक्सीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। राहुल गांधी के ट्वीट पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कम से कम 2 केंद्रीय मंत्रियों ने पलटवार किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूछा कि राहुल गांधी की समस्या क्या है, क्या वो नहीं पढ़ते हैं, क्या उन्हें समझ में नहीं आता है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने एक दिन पहले जुलाई महीने के लिए टीके की उपलब्धता के संबंध में फैक्ट्स रखे थे। अहंकार और अज्ञानता के वायरस के लिए कोई टीका नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नेतृत्व में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों से टीके की कमी की खबरें देखने को मिली है। ओडिशा सरकार ने कोविशील्ड खुराक की कमी के कारण 16 जिलों में टीकाकरण अभियान रोक दिया है। असम ने गुरुवार को कहा कि वो पिछले 10 दिनों में केवल 16.63 लाख लोगों का टीकाकरण कर सका, जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से निर्धारित टारगेट से लगभग 45% कम है, क्योंकि कोविड-19 टीकों की भारी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड संकट के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा को बताया जिम्मेदार, कहा खिलौनों की तरह बदल रहे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद भाजपा पर सत्ता की बंदरबांट करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जिम्मेदार हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब उत्तराखंड की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है, ताकि वह स्थिर और प्रगतिशील सरकार के लिए कांग्रेस को मौका दे सके। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, उत्तराखंड की देवभूमि भाजपा की सत्ता की लालच, सत्ता की मलाई के लिए होड़ और भाजपा की विफलता का उदाहरण बनती जा रही है। सुरजेवाला ने दावा किया, राज्य के लोगों ने पूर्ण बहुमत देकर भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन भाजपा ने सिर्फ सत्ता की मलाई बांटने और सत्ता की बंदरबांट करने का काम किया। भाजपा के लिए यह अवसर सत्ता की मलाई चखने का अवसर बन गया। उन्होंने दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अतीत की भाजपा सरकारों में कई मुख्यमंत्रियों को बदलने जाने का उल्लेख करते हुए कहा
भाजपा का एक ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री बदलने का इतिहास है। भाजपा खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री बदलती है, यही उत्तराखंड में हो रहा है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि इस स्थिति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जिम्मेदार हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा ने उत्तराखंड में पहले भी 3 मुख्यमंत्री बदले थे और इस बार भी तीसरा मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। हम तो कहेंगे कि अगले 6 महीनों में 2-3 और बदल दीजिए ताकि देश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बदलने का रिकॉर्ड बने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की सियासत में खास होने वाला है 5 जुलाई। जाने राजनीति में क्यों मची है हलचल। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत में 5 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार की हलचल मचाती राजनीति के बीच राजद अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर बड़े आयोजन की तैयारी कर रहा है, जिसे पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने वाले हैं। तेजस्वी यादव, जिनकी अगुवाई में राजद तेजी से आगे बढ़ रहा है, उन्होंने 5 जुलाई के आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए आह्वान करते हुए कहा है कि राजद ने स्थापना से लेकर आज तक कभी भी सत्ता के लिए न ही अपने संकल्प और न ही अपने सिद्धांतों और विचारधारा से समझौता किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी की जो नीति सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की रही है, उसे लालू प्रसाद को प्रताड़ित करने के बावजूद कभी झुकने नहीं दिया गया है। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जाहिर है तेजस्वी यादव कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि न सिर्फ पार्टी और महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट रहे, बल्कि आने वाले समय में जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में ये उम्मीद जगी रहे कि बिहार की सियासत में कुछ भी हो सकता है। सत्ता महागठबंधन के हाथ में भी आ सकती है और हो सकता है कि 5 जुलाई के बाद तेजस्वी यादव और आक्रामक होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, जिसका इशारा लगातार अपने बयानों से कर भी रहे हैं। राजद के स्थापना दिवस के 25 साल होने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक कहते हैं कि 5 जुलाई से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बिहार व देश में अराजक माहौल और महंगाई के खिलाफ लड़ाई का आगाज करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लोजपा के लिए भी 5 जुलाई काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लोजपा पर किसकी पकड़ गहरी है, इसकी तस्वीर बहुत कुछ 5 जुलाई को दिख सकती है। चिराग पासवान 5 जुलाई को पार्टी पर अपनी पकड़ दिखाने के लिए आशीर्वाद यात्रा के बहाने बिहार की यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। चिराग की कोशिश है कि आशीर्वाद यात्रा के बहाने सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जाए और धरातल पर अपनी शक्ति का आकलन भी कर ले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में और तेज हुई बगावत की आग। इस्तीफे पर अड़े मंत्री के समर्थन में आए 5 विधायक और 1 मंत्री। नीतीश से मिलेंगे बागी सहनी। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार में नीतीश कैबिनेट के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। अफसरशाही से नाराज सहनी के समर्थन में 5 विधायक और 1 मंत्री सामने आए हैं। सभी का कहना है कि सरकार में अफसरशाही हावी है। सहनी इस्तीफा देने पर अड़िग हैं। उन्होंने कहा कि मैंने निर्णय कर लिया है कि और अब पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शनिवार को मिलने का समय भी मांगा है। सहनी ने गुरुवार को कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग मंत्री स्तर पर होना चाहिए था, वो अफसर कर रहे हैं। अब इस अपमान के साथ मंत्री पद पर रहना उचित नहीं है। मदन सहनी ने कहा, सरकार में चंद अफसरों की ही चलती है, मंत्री विधायक की कोई नहीं सुनता। मैं इस्तीफा दे रहा हूं। हमारे सहयोगी जिनका दिल मजबूत है उन्हें मंत्री नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। मंत्री की बातों का विधायक ज्ञानेंद्र सिंह हरिभूषण ठाकुर बचौल ने खुलकर समर्थन किया ही है। शुक्रवार को भाजपा विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार, अरुण शंकर प्रसाद और जेडीयू के डॉक्टर संजीव कुमार भी सहनी के पक्ष में आ गए। शुक्रवार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि सहनी सही बोल रहे हैं, किसी भी मंत्री के मान सम्मान पर ठेस पहुंचने पर ऐसा स्वाभाविक है। पासवान ने कहा, कुछ पदाधिकारी मनमानी करते हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। हम शुरू से कहते रहे हैं कि मंत्री बड़ा होता है, न कि सचिव। भाजपा विधायक मिथिलेश ने कहा, पद से बड़ा सिद्धांत होता है। सहनी के त्याग की भावना को मैं सलाम करता हूं। मंत्री ने जो मुद्दा उठाया है उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं एक अन्य भाजपा विधायक अरुण शंकर ने कहा, विधायिका के सम्मान में कुछ अफसरों का अहंकार आड़े आ रहा है। मदन सहनी की बातें सही हैं तो यह बहुत दुखद है, हास्यास्पद है। विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नीतीश के मंत्रियों पर ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए करोड़ों कमाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 80% मंत्रियों ने घूस लिया है। ज्ञानू ने कहा कि मंत्रियों के घर पर छापे मारे जाए तो करोड़ों रुपए बरामद हो सकते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए खुलकर पैसा लिया गया है और एक अफसर को 5 बार फोन किया गया है कि आप आइए, पैसा दीजिए, तब आपका ट्रांसफर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड संकट के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा को बताया जिम्मेदार। कहा, खिलौनों की तरह बदल रहे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद भाजपा पर सत्ता की बंदरबांट करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जिम्मेदार हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब उत्तराखंड
की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है ताकि वह स्थिर और प्रगतिशील सरकार के लिए कांग्रेस को मौका दे सके। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, उत्तराखंड की देवभूमि भाजपा की सत्ता की लालच, सत्ता की मलाई के लिए होड़ और भाजपा की विफलता का उदाहरण बनती जा रही है। सुरजेवाला ने दावा किया, राज्य के लोगों ने पूर्ण बहुमत देकर भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन भाजपा ने सिर्फ सत्ता की मलाई बांटने और सत्ता की बंदरबाट करने का काम किया। भाजपा के लिए यह अवसर सत्ता की मलाई चखने का अवसर बन गया। उन्होंने दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अतीत की भाजपा सरकारों में कई मुख्यमंत्रियों को बदलने जाने का उल्लेख करते हुए कहा, भाजपा का एक ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री बदलने का इतिहास है। भाजपा खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री बदलती है, यही उत्तराखंड में हो रहा है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि इस स्थिति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जिम्मेदार हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा ने उत्तराखंड में पहले भी 3 मुख्यमंत्री बदले थे और इस बार भी तीसरा मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। हम तो कहेंगे कि अगले 6 महीनों में 2-3 और बदल दीजिए ताकि देश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बदलने का रिकॉर्ड बन जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।